हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। इस समय मैं रायसीना डायलॉग 2025 पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि रायसीना डायलॉग एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की तरह से है जो वर्ष 2016 में, जब सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री थी, उस समय शुरू हुआ था। वास्तव में रायसीना डायलॉग ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर के विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। जाहिर है, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना जो विश्व समुदाय कर रहा है उस पर यह चर्चा होती है। ये म्यूनिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम अन्य तरह के कॉन्फ्रेंसेस की तरह से है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा आयोजित की जाती हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से रिलेटेड होती हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि शंगरी-ला डायलॉग जो सिंगापुर में 2002 में संभवतः शुरू हुआ था, ठीक है, उसके तर्ज पर, उसी की तर्ज पर जो है रायसीना डायलॉग की शुरुआत की गई है। रायसीना डायलॉग आप जानते हैं रायसीना हिल्स के नाम पर पड़ा है। इसमें जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। यह अरावली पर्वत के शिखर पर स्थित पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन तथा सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं से रिलेटेड वार्ता है। दूसरे शब्दों में ये उसी के नाम पर शुरू की गई है। हालांकि ये वहीं तक कन्फाइंड नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा जिन चुनौतियों का सामना किया जाता है उन पर मुख्यतः यह वार्ता होती है। मुख्यतः वास्तव में इसका जो मुख्य फोकस होता है वो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स होता है, यानी भू राजनीतिक, भू आर्थिक मामलों पर ये चर्चा करता है। यहाँ चर्चा का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ाना, कोऑपरेशन को बढ़ाना। वास्तव में यह सिंगापुर के, जैसा मैंने बताया, शंगरी-ला डायलॉग, शंगरी-ला वहाँ एक प्रसिद्ध होटल है, उसी में चिपमैन ने वर्ष 2001 के वर्ष 2002 में इस डायलॉग, संभवतः वर्ष 2001 ही कहिए, इस डायलॉग की शुरुआत किया था। वहाँ भी मीडिया से रिलेटेड, यानी सरकारी गैर सरकारी दोनों संगठन के लोग शामिल होते हैं। वहाँ मीडिया से रिलेटेड, सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो लीडर्स होते हैं, जो सिविल सोसाइटी से रिलेटेड लीडर्स होते हैं, वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड लीडर्स होते हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें कोई बंधन नहीं है, केवल मंत्री ही भाग लेंगे। उसमें किसी देश के आर्मी चीफ भी भाग ले सकते हैं, एयरफोर्स चीफ भी भाग ले सकते हैं, नेवल चीफ भी भाग ले सकते हैं, यानी एडमिरल भी भाग ले सकते हैं, एयरफोर्स एयर मार्शल भी भाग ले सकते हैं, जनरल भी भाग ले सकते हैं, मीडिया बैरन भी भाग ले सकते हैं, और बिजनेस टाइकून भी भाग ले सकते हैं, जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अदानी जैसे लोग, जैसे अरुण पुरी जैसे लोग जो इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक हैं, या किसी और प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि वो जो मालिक है वही भाग लें, उसमें कोई प्रतिनिधि भी शामिल हो सकता है। जैसे इस बार 20 देशों के विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं। कुल भाग लेने वालों की संख्या 2025 में 125 देशों के 3500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसमें 20 देशों के विदेश मंत्री भी भाग ले रहे हैं और इसका थीम कालचक्र है। इसमें पीपल्स, पीस और प्लेनेट नारा दिया गया। वैसे हम लोग 2024 का भी डिटेल में जिक्र करेंगे, जिसका थीम चतुरंग था। और एक देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष इसका हेड ऑफ स्टेट होता है, या इसका चीफ गेस्ट होता है, आप कह सकते हैं मुख्य अतिथि होता है। मुख्य अतिथि कहिए, चीफ गेस्ट होता है। चीफ गेस्ट जैसे इस बार क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, वो रहे हैं 2025 में। और इसमें
कई देशों के विदेश मंत्री भाग लिए हैं, कई शीर्ष पदाधिकारी भाग लिए हैं। जैसे अमेरिका से तुलसी गाबार्ड है, जो भारतीय मूल की ही महिला है, वहाँ नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद यूक्रेन की विदेश मंत्री ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, उनका नाम एंड्री साइबीबिया है, वो यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा आपको बताई दिया न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री इसके चीफ गेस्ट थे, और भी 20 देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो इसमें भाग लिए। नरेंद्र मोदी ने उसमें मैक्सिमम लोगों से मुलाकात किया। एस जयशंकर ने भी इसमें हिस्सेदारी की, चूंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से ये रायसीना वार्ता की शुरुआत हुई थी वर्ष 2016 में, जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी। तो और इस समय हम 2024 और 2025 का जिक्र करेंगे। 2024 को ये 21 से 23 फरवरी के बीच शुरू हुआ था। 21 से 23 फरवरी के बीच 2 दिन के 21, 22, 23 2 या 3 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। और ये चतुरंग इसका थीम था। चतुरंग में कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, ये 4C इसमें चतुरंग का नाम ही है। चतुरंग इसका थीम था, यानी 4 चीजों पर विचार किया गया, 4 चीजों पर फोकस रहा कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए, यानी जो क्षेत्रीय संघर्ष है उसका निराकरण कैसे हो, कैसे आपसी प्रतिस्पर्धा। ये नरेंद्र मोदी ने चीन को लेकर, इसीलिए चीन में तारीफ हो रही है भाई, पड़ोसी होने की वजह से थोड़ी बहुत सीमा को लेकर के बवाल रहेगा ही रहेगा। और प्रतिस्पर्धा ठीक है, लेकिन लड़ाई ठीक नहीं है। कोऑपरेट और क्रिएट, यानी सहयोग देना और आपस में साझेदारी करना, एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ साझेदारी और नई चीजों पर विचार करना, क्रिएट। दूसरे शब्दों में ये चतुरंग 2024 का वो था, थीम था। इसमें ग्रीस के प्रधानमंत्री साहब क्रियोकोस मित्रोतुकिस ये इसमें भाग लिए थे, जैसे लग रहा है जापानी नाम है। इसमें जो मंत्रालय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उस समय भी जयशंकर से ही थे 2024 में। और इसमें बाल्टिक गणराज्यों के बाल्टिक 8 बाल्टिक सागर में रूस के पास बाल्टिक गणराज्य ही सबसे पहले अलग हुए थे सोवियत रूस से। 1989 में उन्होंने शुरुआत किया था इसकी, और 1992 जून तक आकर सोवियत रूस का विघटन कंप्लीट हुआ था। तो बाल्टिक 8 के नाम से इसमें सभी देशों ने हिस्सा लिया। और आप कह सकते हैं किसी इलाके से शीर्ष अगर डेलीगेशन हिस्सा लेता है किसी इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कॉन्फ्रेंस या शांति कॉन्फ्रेंस पर, तो एक बड़ी बात होती है। तो यह डेलीगेशन पहला ऐसा डेलीगेशन था, हाई डेलीगेशन था, जिसने इसमें हिस्सेदारी किया था। तो इस प्रकार से चतुरंग 2024 का थीम था। और इसके जो चीफ गेस्ट थे वो क्रियोकोस थे, क्रियोकास, ये KRYI को KRIYOKOS क्रियोकोस, YI नहीं, YOKOS, KRIYOKOS क्रियोकोस मित्रोतिकिस या मित्रोतुकिस भी पढ़ते हैं, MITR, और तुकिस पढ़ना हो तो TUKIS। मित्रोतुकिस ज्यादा उपयुक्त नाम लगता है, क्योंकि यूनान में इस तरह का नाम प्रचलित है। मित्रोतुकिस नाम काफी लोग रखते हैं, ये सरनेम की तरह से है।
तो इस प्रकार से मित्रोतुकिस ही आप पढ़िए, यानी क्रियकोस मित्रोतुकिस, ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने इसमें शिरकत किया था, यही इसके चीफ गेस्ट थे 2024 में। 2023 में ये 2 से 4 मार्च के बीच आयोजित किया गया था, 2, 3, 4, और ये फोकस्ड ऑन 4 पिलर्स, यानी 4 स्तंभों पर, 4 चीजों पर इसका फोकस था, इसका मुख्य बल था। ठीक है, उसमें न्यू इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी का मतलब होता है विप्लव, यानी नौ विप्लव पर विचार किया गया था। कैसे इसको, हाँ, कैसे इसको अवॉइड किया जाए। ए मॉरल मोज़ेक, यानी अनैतिक रूप से जो खड़ा किए गए महल हैं, जो देश बने हैं, उन पर विचार किया गया था। उसके बाद से जो विश्व में अशांति फैली है उस पर विचार किया गया था। और परनिशियस पासपोर्ट, यानी ऐसे पासपोर्ट जो उन देशों को दिए जाते हैं जो विश्व में अशांति फैलाने में मदद करते हैं, उन पर विचार किया गया था, कैसे रोका जाए उनको। ठीक है, और इसमें जॉर्जिया मेलोनी, जो कि आप इटली की प्रधानमंत्री हैं, ये चीफ गेस्ट थी। आपको हम बता दें कि फिर से सुन लीजिए, 4 पिलर्स पर जो फोकस था, ये उस समय के थीम भी कह सकते हैं। पहला था न्यू इंसर्जेंस, यानी नई क्रांति। इंसर्जेंस का मतलब यहाँ विप्लव से कम क्रांति से अधिक है। और अगर विप्लव के अर्थ में भी देखें तो जो बहस हुई थी उसमें ये था कैसे विश्व में शांति स्थापित की जाए। दूसरा ये है कि जो अनैतिक रूप से खड़ा किए गए महल हैं, जिन देशों ने अनैतिक रूप से जैसे समुद्री डकैती करके अपने को खड़ा किया है, स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त कर लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ग्रहण कर लिया है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद से जो है ये क्योटिक कोड्स पर भी चर्चा की गई, माने ऐसे उथल पुथल वाले, वो जैसे चोर डकैत बोलते हैं, उथल पुथल वाले कोड यानी कूट का प्रयोग करके चोर डकैत जैसे चोर होते हैं, आपके घर के बगल में आ जाएंगे और गीदड़ की आवाज में बोलेंगे। अगर आपके घर के बगल में मान लीजिए बाजरा वगैरह की खेती हुई है, या आपका घर किसी और घर के करीब है, तो जो चोर होते हैं वो ऐसे बोलेंगे कि आप पहचान ना पाएं, और वो संकेत होता है कि आ जाओ, सब लोग सोए हुए हैं। संजोग की बात यह है कि हम इन सब चीज़ों को फेस कर चुके हैं। हमारे यहाँ पिताजी छुट्टी में आए हुए थे, वो जग गए थे और घर में लाइट जला दी गई थी, इस वजह से चोर भाग गए सब। नहीं तो उन सबों का इरादा था सेंधमारी करके सामान को, पहले लोग बर्तन वगैरह उठा ले जाते थे, तो बर्तन वगैरह उठा कर ले जाने की थी। और इस प्रकार से क्योटिक आप कह सकते हैं कोड्स का प्रयोग करके परनिशियस पासपोर्ट एंड ग्रे राइनोज, यानी जो भूरे रंग के गैंडे होते हैं, जो ऐसे गैंडे जो थोड़े से भूरे रंग के होते हैं, ये भी 4 तरह का थीम था, यानी इंसर्जेंस, ए मॉरल मोज़ेक, क्योटिक कोड्स, 3 परनिशियस। ए मॉरल मोज़ेक को इंसर्जेंस के साथ ही जोड़ना पड़ेगा, तो फिर उसी अर्थ में विप्लव ही होगा। इंसर्जेंस का मतलब होता है विप्लव या क्रांति। दूसरे शब्दों में आमूलचूल बदलाव के लिए कभी कभी लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, सिस्टम नया अपनाने के लिए। जैसे मार्क्सवाद एक नया सिस्टम था जिसको अपनाने के लिए रूस में 1917 अक्टूबर में लोग सड़कों पर उतर गए थे, और उससे जो चीज़ें तय हुई थी, कई बार वो चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। जैसे चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व में आंदोलन तो सही था, लेकिन जिस देश को बनाया उस देश ने एक्सपेंशनिस्ट यानी विस्तारवादी नीति को अपनाया, और आज अपने आकार के 3 गुना से ज़्यादा अधिक, दूसरे शब्दों में 1/3 आकार ही था उसका आज की डेट का,
और उसने विस्तारवादी नीति अपना करके दक्षिण मंगोलिया, तिब्बत पर कब्जा कर लिया, दक्षिण मंगोलिया को घूंट लिया, भारत के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, अक्साई चीन वगैरह पर। वही सोचा था इस बार भी पूर्वी लद्दाख में करने का, लेकिन दुर्भाग्य से जब उसको लगा कि भाई तो 1962 से भी अधिक सेना लगी हुई है वहाँ, और उनको सब जाड़े के जूते वगैरह, बूट वगैरह सब उपलब्ध कराए गए हैं, और उनको ठंड से लड़ने के लिए और आवश्यक जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, साजो सामान, वो सब उपलब्ध कराए गए हैं। तो चीन फिर कमज़ोर अपने को महसूस करने लगा। और तो और वहाँ एक झील है, वो कैलाश मानसरोवर रिज पर भारतीय जो स्पेशल फोर्स के कमांडो हैं वो लगे हुए थे। तो इस प्रकार से उनको लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग ज़्यादा हताहत हो जाएंगे, ज़्यादा नुकसान हम लोगों का हो जाएगा, इससे बढ़िया भारत के साथ दोस्ती ही कर लो। नहीं तो जब भारत ने 2019 में जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया था पूर्ण राज्य से, और लद्दाख को अलग करके एक दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाया था, तब चीन ने पहली बार एक प्रतिक्रिया दी थी कि भारत ने लद्दाख को अलग करके अच्छा नहीं किया, यानी भारत के आंतरिक मामलों पर पहली बार टिप्पणी की थी। तो टू फ्रंट वार का खतरा मंडराने लगा था। और जून 2020 में गलवान की घटना से ये और भी परवान चढ़ा। उसके बाद फिर राफेल समझौता हुआ। समझौता तो पहले हो गया था, राफेल धीरे धीरे आने लगे भारत, और भारत की स्थिति धीरे धीरे मजबूत होने लगी। सुना जा रहा है कि राफेल का एक दूसरा संस्करण भी भारत आने वाला है। जो भी है, लेकिन इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो वर्ष 2024 का जो थीम था, जो 4 पिलर्स पर आधारित था, उन्हें आप थीम भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये 4 पिलर्स जैसा मैंने आपको बताया, इसको एक में जोड़िएगा, इंसर्जेंस को, और सॉरी 2023 का हम लोग जिक्र कर रहे थे। इंसर्जेंस और ए मॉरल मोज़ेक को एक में जोड़िएगा, और क्याटिक कोड्स को दूसरा जोड़िएगा, तीसरे में परनिशियस पासपोर्ट को जोड़िएगा, और चौथे में ग्रे राइनोस को जोड़िएगा। तब जा कर के ये 4 महीने, तो 5 आप जोड़ लीजिएगा, कहीं आपसे भूल ना हो जाए, इसलिए हमने इसको रिमाइंड कर दिए। 2023 में 2 से 4 मार्च को आयोजित किया गया था 2023 में। और 2016 में जैसा मैंने आपको बताया, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें सुषमा स्वराज थी, और सुषमा स्वराज, उसमें 35 देशों ने इसमें हिस्सेदारी किया था। 1 से 3 मार्च को नई दिल्ली के रायसीना में आयोजित किया गया था 2016 में। उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। एशिया के फिजिकल, इकोनॉमिक, ह्यूमन और रीजनल कनेक्टिविटी पर फोकस था। दूसरे शब्दों में कनेक्टिविटी मुख्य फोकस था उस समय। और उस समय बहुत सारे न्यूज़ मीडिया ने इसकी सराहना की थी। भारत में इस तरह की एक शुरुआत हुई है जो वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जा रही है। विश्व में इस समय 2 बड़े मुद्दे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल टेररिज्म। इन दोनों पर विचार करने के लिए रायसीना वार्ता, शंग्रीला है, जैसे ये दोनों सुरक्षा के लिए भी खतरा है। शंग्रीला डायलॉग जैसे सिंगापुर में शुरू किया गया है चिपमैन के द्वारा, ये वर्ष 2001 में शायद शुरू किया गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। IISS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी एंड सिक्योरिटी, कुछ ऐसे ही करके है, उसी संस्था से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं। उन्होंने इस शंग्रीला डायलॉग को शुरू किया था। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी भाग ले सकता है, चाहे वो सेना से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो मीडिया से जुड़ा हुआ हो, चाहे सुरक्षा के किसी और यूनिवर्सिटी वगैरह से जुड़ा हुआ, एकेडमिया से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो नेता यानी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ हो, कोई भी भाग ले सकता है इसमें। इसी प्रकार से
उसी के तर्ज पर ये रायसीना डायलॉग की शुरुआत हुई है। इसमें भी इनके कोई भी लीडर या रिप्रेजेंटेटिव हिस्सा ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि शीर्ष लीडर ही यहाँ में वो अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं। जैसे इस बार 125 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनके 3500 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। और चीफ गेस्ट जो है वो क्रिस्टोफर लक्सोन हैं, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी हैं, सिटिंग प्रधानमंत्री हैं। कोई सिटिंग हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट का हेड यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट ही इसमें चीफ गेस्ट बनता है, जो कि ये आपको दिखाई पड़ रहा है। क्रियोकोस आपको बता दें जो ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, वो पिछली बार इसके चीफ गेस्ट थे 2023 में। ये मेलोनी थी, जो कि जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री हैं, आज भी हैं। और 2016 में इसकी शुरुआत ही हुई थी। तो 2016 में दरअसल सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थे। उस समय ये इतना संगठित नहीं था। इस बार तो एस जयशंकर ने पूरे लाव लश्कर के साथ, इसमें विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव जो हैं वो भी भाग लिए, और भी कई लोगों ने इसमें हिस्सेदारी किया। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि इसमें कई लोगों ने हिस्सेदारी किया है, और धीरे धीरे यह एक सफल वार्ता का मंच बनता जा रहा। उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच सहयोग को बढ़ाना कुछ खास मुद्दों पर, जिनमें भारत काफ़ी सफल रहा है, वो उसकी अगुवाई भी कर रहा है। हमने आपको बताया शंग्रीला डायलॉग और म्यूनिक पीस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या म्यूनिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्ज पर इसको आयोजित किया गया है, जो जर्मनी में भी आयोजित बल्कि हुआ भी था। तो इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। शंग्रीला डायलॉग पर तो नहीं बनाया है, लेकिन म्यूनिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पर बनाया है, उसे आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग रायसीना डायलॉग पर बस इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज कंक्लूड हुआ है 17, 18, 19 3 दिन चला है ये। सोमवार से चल रहा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन के लिए रहता है। 2 दिन मैंने बताया था, 2 से 3 दिन के लिए रहता है। 3 दिन ही अभी तक होता आ रहा है। जैसे ये चला था 21 से 23 फरवरी तक चला था ये 2024 में, 2 से 4 मार्च 2023 में। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 1 से 3 मार्च उसमें 2016 में चला था, यानी ज़्यादातर मार्च में ही आयोजित किया जा रहा है। 17 से 19 मार्च जैसे इस बार आयोजित किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में ज़्यादातर ये मार्च में ही शुरू किया जाता है, जब हल्की ठंड पड़ती है, गुलाबी ठंड पड़ती है। तो इस वजह से इसका आयोजन होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो सके। इसमें सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 3 मुख्य लोगों का नाम बताया, जैसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने तो काफ़ी अभी क्रिकेट मैच को लेकर के चुटकुले भी सुनाए और मजाक भी किया कि भाई गनीमत है कि हाँ कुछ लोगों ने भारत की जीत का मुद्दा नहीं उठाया। उन्होंने उन लोगों पर चुटकी लिया जो नरेंद्र मोदी के आलोचक हैं। खैर जो भी है, मोटे तौर पर क्रिस्टोफर लक्सोन ने नरेंद्र मोदी की तारीफ ही किया, और मुझे लगता है उनको तारीफ करना भी चाहिए, चूँकि ये तो उन्हीं के देख रेख में आयोजित हुआ था। उन्होंने इसकी शुरुआत किया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का सहयोग प्राप्त किया जा सके। तो मैंने 2025 का जिक्र किया, इस बार का 2024 का जिक्र किया, 2023 का जिक्र किया, 2016 का भी जिक्र किया, और उम्मीद है आप इस सूचना से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।